सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर एरर्स, जिसको हम बोलते हैं स्पॉटिंग द एरर्स और सेंटेंस अरेंजमेंट, राइट। ठीक है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखिए जो ये एरर स्पॉटिंग है, समटाइम्स ही आपको ये जो एरर स्पॉटिंग है ना, या स्पॉटिंग द एरर, कई बार आपको ना ये एरर इंप्रूवमेंट भी बोल देगा, राइट। तो हम तैयारी वैसे करेंगे कि अल्टीमेटली आपकी दोनों तरीके से अप्रोच अच्छी हो जाए। अब स्पॉटिंग द एरर में क्या होता है, अगर आपको आइडिया लग रहा है कि इसी पार्ट में कहीं पे एरर है, ठीक है, तो आप उसको मार्क करेंगे, आंसर मिल जाएगा। बट इन द केस ऑफ सेंटेंस या फिर एरर इंप्रूवमेंट, तो वहाँ पे आपको उस एरर को उसके सही ऑप्शन से रिप्लेस करना पड़ेगा। ओनली देन उसका आपको प्रॉपर मार्क्स, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन का रहेगा प्रॉपर, तभी आपको वो सही मार्क, वहाँ पे सही जो भी नंबर होंगे वो आपको मिलेंगे, राइट। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर एरर इंप्रूवमेंट में क्या होता है, आपको वो बोलेगा कि तो अगर एक आपको एरर पता है तो आपको ये भी पता होना पड़ेगा, वहाँ पे रखना पड़ेगा कि व्हाट वुड बी द इम्प्रूवमेंट फॉर द पर्टिकुलर एरर। ओनली देन यू विल बी एबल टू गेन अ मार्क। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हम प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, ट्राई करिएगा कि एरर स्पॉटिंग के साथ साथ आप मुझे वहाँ पे बताते चलिएगा क्वेश्चंस में कि यहाँ पे आप इसको किस एरर से या किस इससे रिप्लेस करोगे, किस वर्ड से रिप्लेस करोगे उस एरर को, राइट। स्टार्ट करें फिर आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। चलिए ओके। सो थोड़ा सा आपको अभी पीडिया के बारे में, प्रीवियस हमारे जो यहाँ से रिजल्ट रहे हैं 2022 में, ठीक है, आप भी इन बच्चों की तरह थोड़ा सा एफर्ट डालिए, थोड़ा सा एफर्ट हम डालेंगे मिलजुल के, डेफिनेटली हम इस एग्ज़ाम में भी अच्छा करेंगे, राइट। चलें फिर। और हाँ, एक चीज़ और आपके लिए, एज ऑफ नाउ देयर इज़ 50% ऑफर इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, जो कि आपको सभी जितने भी सेबी के कोर्सेज हैं उस सब के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, राइट। तो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन एंड यू कैन प्रिपेयर विद द पीपीडीएस कोर्सेज, राइट। चलिए फिर। Okay, so first of all, I always emphasize on this thing that whenever you read instructions, please read those instructions very carefully so that you don't miss out any important part of the information, right? So in the following question, one part of the sentence may have an error. Find out which part of the sentence has an error and click the button corresponding to it. In the sentence, if the sentence is free from error, click the no error. अब यहाँ पे click the button क्यों बोला है, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम अकॉर्डिंगली वैसे ही क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे फॉर योर बेटरमेंट, राइट। चलें फिर। तो आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करना है ऐसे, और पहले तो डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, उससे देखिए क्या पूछा क्या गया है वहाँ पे, ठीक है ना। देन फिर आप अपने क्वेश्चंस को पढ़िए और वहाँ पे अपना आंसर मार्क करिए, ठीक है। चलें स्टार्ट करें फिर इस क्वेश्चन को। नाउ एरर करने का सबसे बेसिक तरीका यही है कि आप पहले सेंटेंस को कंप्लीटली पढ़िए एक स्ट्रेच में। बोलता है क्लाइमेट चेंज इन ग्लासगो स्केड्यूल्ड लेटर दिस ईयर is to come down with a domestic climate plan that explains to the citizen how it will bring green development in this decade. ठीक है, specifying a target by sector for each year. अभी थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा कि एरर किस किस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर कैन बी अ एरर ऑफ नाउन। एक एरर का नाउन हो सकता है, देयर कैन बी एन एरर ऑफ योर प्रोनाउन। आर्टिकल से एरर आते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स भी आपसे पूछ सकता है, उनके बेसिस पे एरर, ठीक है। कंजंक्शन के बेसिस पर एरर आ सकते हैं, वर्ब के बेसिस पर एरर आ सकते हैं। नाउ वर्ब कैन बी एनी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, एनीथिंग, राइट। किसी भी वर्ब के ऊपर आपसे एरर पूछा जा सकता है। और प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है, प्रेपोजिशन के बेसिस पे आपसे एरर आ सकता है। सो ये थोड़े से कॉमन चीजें हैं जिनसे आपको एरर पूछा जाता है, राइट।
तो आपको दिमाग में रखना है कि हाँ ये चीज़ें हैं और आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है जब भी आप सेंटेंस को पढ़ोगे। नाउ क्लाइमेट चेंज इन ग्लासगो स्केड्यूल्ड लेटर दिस, इसमें कोई गलती नहीं है, कंप्लीटली एकदम राइट है ये, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली राइट। लेटर दिस ईयर is to come down with a domestic climate plan that explains, एक प्लान है और प्लान हमारा कैसा, एक सिंगुलर, मतलब देखा जाए सिंगुलर, एक प्लान की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो प्लान हमारा सिंगुलर है, उसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज करी है, राइट। इसको मैं इरेज कर देता हूं। वी डू हैव अ सिंगुलर, एक सिंगल चीज है प्लान, उसके लिए मैंने वर्ब लगाई एक्सप्लेन, तो प्लान के लिए मैंने एक सिंगुलर वर्ब का यूज करा, ठीक है, एक सिंगुलर वर्ब का यूज करा। टू दी सिटीजन हाउ इट विल ब्रिंग, कि वो कैसे लेके आएगा ग्रीन डेवलपमेंट इन दिस डेकेड, स्पेसिफाइंग, एक स्पेसिफाई करेगा किसको, एक टारगेट को, बाय द सेक्टर फॉर ईच ईयर, राइट। अब आप इसमें देखिए कि जब भी कभी आप याद रखिएगा कोई आपको एक फ्रेज मिल जाता है, जैसे यहाँ पे कम डाउन विद है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई फ्रेज दिखता है कोई, ठीक है, केवल हम इसको ईडीएम भी बोल देते हैं, ठीक है, वैसे तो ईडीएम थोड़ा सा अलग होता है, इसको हम फ्रेज बोलेंगे जो कि अपने आप में एक मीनिंग देता है, पर्टिकुलर प्रॉपर एक मीनिंग होता है इसका, ठीक है। जैसे मैं बोलूं बियर विद मी, मैं बोलता हूं बियर विद मी, बियर विद मी, इसका मतलब होता है टोलरेट करना, कि बी पेशेंट विद मी। तो मैं यहां पे ये नहीं बोल सकता कि बियर ऑन मी, तो वो गलत हो जाएगा, राइट। तो फिक्स्ड रहता है, इनके साथ में जो प्रेपोजिशंस होती हैं फिक्स होती हैं, राइट, ये गलत हो जाएगा। ये बियर के साथ में बियर विद मी का ही मतलब होता है टोलरेट करना। अब यहाँ पे सेंस कैसा आ रहा है, ये बोलना चाहता है कि क्लाइमेट चेंज है जो ग्लासगो में हुआ, जो कि स्केड्यूल्ड है लेटर दिस ईयर, इज टू कम अप विद, नॉट कम डाउन विद, कि वो एक किसके साथ आ रहा है, एक डोमेस्टिक क्लाइमेट प्लान के साथ आ रहा है, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज की मीटिंग के बारे में बात कर रहा है। ये क्लाइमेट चेंज, वो मत सोचिएगा कि क्लाइमेट चेंज स्केड्यूल हुआ है वहां पे, ये बोलना चाहता है कि क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग है विच इज स्केड्यूल्ड later this year is to come up with a domestic climate plan that explains, तो come up with मतलब कि कोई चीज लेके आना, to bring up something with you, right। तो यहां पे हमारा कौन से पार्ट में एरर मिला, हमें बी पार्ट में, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2। यहां पे कम डाउन की बजाय यहां पे आएगा कम अप विद, ठीक है, टू प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज के साथ में हाजिर होना, राइट, टू कम अप विद। और कम डाउन विद का मतलब बिगिन टू सफर फ्रॉम अ स्पेसिफाइड इलनेस। देखो कितना मीनिंग चेंज हो गया, देखो, ठीक है ना। कम अप विद का मतलब कहां पे हमारा हो रहा है कि किसी चीज को प्रोड्यूस करना, ठीक है, या कोई चीज सामने पेश करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं फॉर ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए, आई कम अप विद अ स्ट्रेटेजी, तो मैं एक स्ट्रेटेजी के साथ में आपके सामने पेश हुआ हूं, राइट। तो कम डाउन विद बिल्कुल इसका अपोजिट, मतलब एक कोई मीनिंग, कोई लिंक ही नहीं है यहाँ पे। कम डाउन विद का मतलब होगा टू बिगिन, या बिगिन टू सफर फ्रॉम अ स्पेसिफिक इलनेस, किसी एक स्पेसिफिक इलनेस की वजह से सफर करना। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि मैंने सफर लिखा है, तो सफर के साथ में हमेशा फ्रॉम आता है, सफर के साथ में हमेशा फ्रॉम आएगा, सफर फ्रॉम, नॉट सफर विद, सफर टू या कुछ ऐसा भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर, इफ एनी, देन if any will be in one part of this sentence. If the sentence is error free, then select no error as your answer, ठीक है। okay, bringing clean renewable energy to low income countries would enable more women and girls to gain access to education, as without electricity they often lack
द मीन्स टू स्टडी आफ्टर नाइट फॉल। ठीक है, अगेन इसको रीड करिए। बोलता है कि ब्रिंगिंग क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी टू लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, कि जो क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि सोलर एनर्जी, यू कैन से, so what is it? It is a clean renewable energy. So bringing clean renewable energy to low income countries would, वो क्या करेगी, वो enable कर देगी more women and girls को to gain access, कि उनके पास में भी access आ जाए to education। ठीक है, यहां तक कोई गलती नहीं लग रही मुझे तो। as without electricity, जैसा कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के दे often, कभी कभी लैक करती हैं द मीन्स टू स्टडी आफ्टर नाइटफॉल, या जिसको बोल सकते हो आउटरेज या आउटेज, इलेक्ट्रिसिटी आउटेज की वजह से वो फेस करती है, कभी कभी दिक्कत फेस करती है, राइट। जस्ट अ मोमेंट। Okay, bringing clean renewable energy to low income countries would enable more women and girls to gain access to education, as without electricity they, कि कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी के बिना they often lack the means to, means मतलब कि जो भी माध्यम है, जो भी एक यूज प्रॉपर एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका वो प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते एज आफ्टर नाइटफॉल, जब लाइट चली जाती है, राइट। सो इसमें कोई गलती नहीं है। सो आंसर वुड बी पार्ट 5. Now it takes a lot of courage for you to mark this answer as a no error, क्योंकि ये तभी कर पाओगे अगर आपके पास में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है ग्रामर की। ठीक है, अराउंड 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेस्ड ऑन योर एरर्स, राइट। सो यू हैव टू मेक योर ग्रामेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग in order to do well in your English part or English section. Is that clear? बात समझ आ रही है? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसके साथ में एक रूल आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि जब भी आपको याद रखिएगा कोई नाउन है, उसके बाद में कोई प्रेपोजिशन है, अगेन नाउन है, ठीक है, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, तो याद रखिएगा ये नाउन और ये वाला नाउन सेम होगा जब सेम नाउन होगा, ये भी सेम और ये भी सेम, तो ये हमेशा कैसे होंगे आपके सिंगुलर फॉर्म में। ना इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, ठीक है, ये समझ आई बात कि जब दो नाउन प्रेपोजिशन के थ्रू कनेक्ट करेंगे और दोनों नाउन सेम होंगे तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन में की फॉर्म में ही आएंगे। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। मैं बोलता हूं डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, ठीक है, या डे बाय डे भी हो सकता है। वुमेन आफ्टर वुमेन, नोट यहां पे वुमेन आएगा, नोट वुमेन, ठीक है। अब बड़ी इजीली एग्जामिनर आपको ना यहां लिख देगा वुमेन आफ्टर वुमेन, जो कि एब्सोल्युटली गलत। ठीक है, अब यहां पे क्योंकि वुमेन अलग नाउन है, गर्ल्स अलग नाउन है, इसलिए ये प्लूरल में है, बट जब सेम नाउन रिपीट होगा तो सिंगुलर आएगा, वुमेन आफ्टर वुमेन। बात समझ आ रही है क्या, मैं बोलना क्या चाहता हूं, समझ आया? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चले क्वेश्चन पे। ओके, सो इसमें कोई भी आपका एरर नहीं था, ठीक है ना। जब आप स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रेच में इस पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे आप, उसके बाद में जो पार्ट्स दे रखे हैं उन पार्ट्स की मदद लीजिए। देखिए कि फर्स्ट पार्ट में कोई एरर है, लगता है आपको कोई एरर आएगा इसमें, सेकंड पार्ट को रीड करिए, फिर थर्ड पार्ट को रीड करिए,
ऐसे कॉन्सिक्वेंटली उसके पार्ट्स को रीड करिए, बट आफ्टर रीडिंग दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इन अ सिंगल स्ट्रेच, तभी आप उसको पार्ट्स में फिर रीड करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक सफिशिएंट लेवल तक, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो आप देख के फटक से इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली एरर है। ठीक है, अब बोलता है द डिस्कवरी ऑफ 2 न्यू स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स, नेमली सेरेटोसिचोप्स इनफेरोडियोस एंड राइपेरोवेनेटर मिलनरे, which likely roamed, रोम मतलब होता है यहाँ वहां घूमना, roamed the south of England 125 million years ago, have shed new light on the predators। ठीक है, बताइए। The discovery of 2 new species of dinosaurs, namely Ceratoscypus and Inferodius and Rhiperovenator milnere, which likely roamed the south of England 125 million years ago, have shed new light on the predators। बताइए इसमें कहां पे एरर आएगा, बताइए फटाफट से। अच्छा, इसमें एक पार्ट मिस है, ई पार्ट। ठीक है, इसमें नो एरर भी आएगा, इसको आप पार्ट ई कर लो, ऑप्शन 5। ठीक है, इसको ब्लैक से लिख देता हूं मैं। ठीक है, चलिए अब बताइए कि कौन से पार्ट में एरर है, और अगर एरर नहीं है तो क्यों नहीं है, बताइए फटाफट से, ट्राई करिए इसका आंसर। बताइए फटाफट से। ओके, सो बताइए, कुछ लगा पता? अब एक चीज दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप रीड करोगे तो थोड़ा समझ के रीड करिएगा, थोड़ा सा अटेंशन के साथ में रीड करिएगा सेंटेंस को। कई बार बहुत छोटी सी, बिल्कुल हल्की सी एक मिस्टेक करेगा वो इसमें, ये हल्का सा एक एरर होगा। ठीक है, बोलता है द डिस्कवरी ऑफ 2 न्यू स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स, नेमली Ceratoscypes inferodius and Rhiperovenator milnere, which likely roamed the south of England 125 million years ago, have shed। तो डिस्कवरी की बात कर रहा है, और यहाँ पे वर्ब ये जो हैव शेड लगा है ना, ये जो हैव शेड लगा है, दिस वर्ब इज फॉर किसके लिए है? ये वर्ब ये डिस्कवरी के लिए है। ठीक है, तो डिस्कवरी तो एक सिंगुलर चीज है, तो सिंगुलर चीज के लिए हमारी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ही आनी चाहिए ना, राइट। तो डिस्कवरी हमारी सिंगुलर है, तो वर्ब हमारी प्लूरल दे दी यहाँ पे, जिसको हम रेक्टिफाई करेंगे, इसको लिखेंगे सिंगुलर वर्ब में, हैज शेड, नॉट हैव शेड। बात समझ आ रही है मेरी? यहाँ पे हैव शेड नहीं आएगा, हैज शेड आएगा। ठीक है, हैज शेड। ओके, तो पार्ट डी में हमारा होगा एरर। इज दैट क्लियर? थर्ड का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहां पे आएगा हैज शेड। इज दैट क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट गेन्स हैव बीन इन द
नॉर्थ हाफ ऑफ द कंट्री, ठीक है, अ ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द यूएस अलाइड वॉरलॉर्ड्स हु हेल्प्ड डिफीट देम इन 2001। आपने एक बार सेंटेंस को कंप्लीटली पढ़ा, नाउ वापस क्या करोगे, इसको पार्ट वाइज डिवाइड करोगे। देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट गेन्स हैव, अब गेन्स की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके लिए हमारी वर्ब आएगी प्लूरल, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं, देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट गेन्स हैव बीन इन द नॉर्थ हाफ। अब यहां पे एक चीज याद करिए, थोड़ा सा समझने का ट्राई करिए, नोट याद करिए कि जब भी हम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, अच्छा पीछे बताना भूल गया मैं कि जो आपके एरर आएंगे वो एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब, यहां से भी आपको एरर देखने को मिलेंगे। एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा, यहां पे मैंने लिखा कि नॉर्थ, अब नॉर्थ क्या है, एक डायरेक्शन है, ठीक है। अब मुझे यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसके लिए मुझे यहां पे एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि एडवर्ब जो है वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, नाउन के बारे में, ठीक है। सो देयर हैव बीन इन द नदर्न हाफ, नॉट नॉर्थ नहीं आएगा, यहां पे आएगा नदर्न हाफ ऑफ द कंट्री, ठीक है, नॉट इन द नॉर्थ हाफ। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना सदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया, या ठीक है, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा आई लिव इन नॉर्थ इंडिया, तो ठीक है चल जाएगा, बट मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी होगी, ठीक है, सो वहां पे मुझे नदर्न बोलना पड़ेगा या फिर सदर्न बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो कौन से पार्ट में एरर होगा मेरा, बी पार्ट में, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, राइट। सो यहां पे आएगा नदर्न इंस्टेड ऑफ नॉर्थ। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोलता है द डायमीटर ऑफ अ सिंगल cylindrical DNA component is always the same regardless to whether it forms part of a fruit fly or a beech tree, ठीक है। बोलता है diameter of a single cylindrical DNA component is always the same, तो इसमें मुझे कोई गलती नहीं लगी। बोलता है द डायमीटर ऑफ अ सिंगल सिलेंड्रिकल, बिल्कुल ठीक है। कंपोनेंट इज ऑलवेज द सेम, कोई भी इसमें ऐसा कोई है नहीं जहां पे गलती करेगा, ठीक है। मैंने आपको बोला है जब भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इन जगह पे फोकस करिए, यहां पर ही आपको एरर मिलेगा। रिगार्डलेस टू यहां पे लिखा है, यहां पे एक प्रेपोजिशन आ रहा है टू, ठीक है, और रिगार्डलेस के साथ में टू नहीं आएगा, रिगार्डलेस ऑफ, क्योंकि इनको बोलते हैं फिक्स प्रेपोजिशन, रिगार्डलेस, और ये आपको याद करनी पड़ेगी, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ फ्रूट फ्लाई और अ बीच ट्री। सो कौन से पार्ट में एरर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पे आएगा आपका रिगार्डलेस ऑफ इंस्टेड ऑफ रिगार्डलेस टू। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें फिर। ओके, अब देखिए, रीड द इंस्ट्रक्शंस। बोलता है अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। बोलता है रीड, अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओवर द पास्ट ईयर, perceptions of relative US economic power have declined in many of America's key trading partners and allies, ठीक है। ओवर द पास्ट ईयर की बात कर रहा है। फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, अब फाइनेंशियल, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं, ट्राई करिए कनेक्शन फिट करने का, ठीक है। वो कैसे, आपने यहां पे देखा कि ओवर द पास्ट की बात कर रहा है, फॉलोइंग द ऑनसेट की बात कर रहा है, दिस ईयर, अभी थोड़ा सा ये करंट में आ रहा है धीरे धीरे, पहले पास्ट से ही करंट में आएंगे ना हम लोग। अगर मैं आपको कुछ इंट्रोड्यूस करूंगा अपने बारे में तो मैं पास्ट से इंट्रोड्यूस करूंगा ना कि प्रेजेंट से पास्ट में जाऊंगा, मैं पास्ट से प्रेजेंट में आऊंगा ना। तो वैसे ही होता है सेंटेंस में भी
पहले आपको पास्ट वाला पार्ट दिखेगा, कोई भी ऐसा सेंटेंस है उसको इंटरलिंक करने का ट्राई करिए। ओवर द पास्ट ईयर फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ द फाइनेंशियल, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करी होगी इसने, ठीक है। दिस ईयर, फिर ये करंट सिनेरियो पे आ रहा है, बट इन रीसेंट ईयर्स, ठीक है, अभी रीसेंट ईयर्स की बात कर रहा है। द ट्रेंड कैन बी सीन इन सेवरल यूरोपियन कंट्रीज, कैसा ट्रेंड, वेयर व्यूज अबाउट द इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पावर हैव फ्लक्चुएटेड इन रीसेंट ईयर्स। अभी यहां पे देखो, यहां पे यूएस की इकोनॉमिक पावर की बात कर रहा है, फिर वो बोलता है कि द ट्रेंड कैन बी सीन इन सेवरल यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो, कि यूएस में तो ये चला है ना कि ओवर द पास्ट ईयर perceptions of relative US economic power have declined in many of America's key trading partners and allies। ठीक है, अमेरिका के पार्टनर और अलाइज कौन है? मोस्टली यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, ठीक है, या फिर कुछ कंट्रीज मिडल ईस्ट में भी हैं सपोर्टर, राइट। तो बात कर रहा है यहाँ पे ओवर द पास्ट ईयर के बाद में अगर देखा जाए तो जो लिंक बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर और अलाइज की बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमिक पावर क्या डाउन हुई है ना, डिक्लाइन करी है वो, और यही ट्रेंड हमें देखने में मिला है यहाँ पे सेवरल यूरोपियन कंट्रीज में भी, वेयर व्यूज अबाउट द इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पावर हैव फ्लक्चुएटेड इन रीसेंट ईयर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ए के बाद में ई आना चाहिए, ए के बाद में ई आना चाहिए। अभी के लिए मैंने इसको एज्यूम करके रखा है, राइट। इसको मैं आपको नहीं अभी कंफर्म कर रहा कि क्या ए के बाद में, मैं आपकी तरह अप्रोच कर रहा हूं, राइट। समझने का ट्राई करिए उसको, ओके। कि अगर मैं देखूं कि ओवर द पास्ट ईयर की बात कर रहा है, यहां पे जो रिलेशन दिया है इकोनॉमिक पावर के डिक्लाइन होने का एक अंदेशा दिया है यहां पर, और किस किस का? अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स का और उसके अलाइज का, ठीक है। और यहां पे हमें सीधा सीधा यहां पे एक लिंक मिल रहा है, ओके। अब देखिए क्या हो सकता है, फिर बोलता है फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। अब यहां पर चल रही है बात तो वही इकोनॉमिक क्राइसिस की, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो रही है, ठीक है। और यहां पर सीधा सीधा लिंक बैठ रहा है कि अमेरिका के यहां पार्टनर का नाम दे रखा है ना, अलाइज और पार्टनर, और यहां पे बोल रहा है कि सेवरल यूरोपियन कंट्रीज में भी हमें ये देखने को मिल रहा है, और यहां पर भी फाइनेंशियल क्राइसिस की ही बात हो रही है। तो जहां तक मुझे अभी लग रहा है, अभी के हिसाब से ए के बाद आपका ई आना चाहिए, ठीक है, ए के बाद में आपका ई आना चाहिए, और ई के बाद में आपका बी आना चाहिए। इन दोनों में देखो कोई लिंक है। दिस ईयर हाउएवर, अभी यहां पे बिल्कुल रीसेंट की बात कर रहा है, अभी बिल्कुल प्रेजेंट सिनेरियो की, दिस ईयर, इस साल, और यहां पे बात कर रहा है बट इन द रीसेंट ईयर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं डी को पहले ही लूंगा और सी को बाद में लूंगा, क्योंकि बिल्कुल प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा है सी पॉइंट में, सी पार्ट में, और डी पार्ट में इन रीसेंट या फिर इन द रीसेंट ईयर्स की बात कर रहा है। एज द अमेरिकन इकोनॉमी स्लोली रिकवर्ड, द pendulum began to swing back in the direction of the US this year, however कंडीशन लग गई, और यहां पर वैसे भी, बल्कि जबकि दिस ईयर क्या हुआ, द पैटर्न हैज रिवर्स्ड इटसेल्फ अगेन, एंड इन कंट्रीज सच एज जर्मनी, द यूनाइटेड किंगडम एंड स्पेन, चाइना इज वंस मोर सीन एज ऑक्यूपाइंग द टॉप स्पॉट। मतलब यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है ये कि इन द रिसेंट ईयर्स ये देखा गया कि यूएस ने कम बैक करा, बल्कि दिस ईयर ये चीज़ फिर से रिवर्स हो गई कि वापिस से कुछ कंट्रीज लाइक जर्मनी, यूके, चाइना, स्पेन, ये फिर से ऑक्यूपाई कर रही हैं टॉप स्पॉट को, यूएस को पीछे छोड़ रही हैं, राइट। तो डी के बाद में आएगा सी। सो ये मेरा अभी तक का एक ओवरऑल व्यू है कि यहां से मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा, बिकॉज ओवर द पास्ट ईयर्स की बात कर रहा है, ठीक है, ओवर द पास्ट ईयर, ये लिंक बैठ रहा है सीधा। सो ए के बाद ई, ठीक है, बी उसके बाद आएगा, बी के बाद आएगा डी, और डी के बाद आएगा सी। तो ये रहा पैटर्न आपका। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस अप्रोच से आपको इसको बनाना है।
बात समझ आई कि नहीं? किस तरीके से आपको इसको बनाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंटरलिंक बैठाना है, चीज़ों को इंटरलिंक करने का ट्राई करिए। यहाँ पे देखो इन द रिसेंट ईयर, यहाँ पे दिस ईयर, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद ही आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है? ओके, चले फिर ऑप्शंस देखें, क्वेश्चंस क्या बोलते हैं हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ऑप्शन ए होगी, ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं, अभी हमने देख ही लिया, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेटमेंट, ए के बाद हमारा क्या आया था, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ए के बाद ई आया था ना, ठीक है? सो ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है कैसे उसने एक ही, अब ये इजी भी हो गया ना कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, दिस इज योर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, कि आपने एक बार रीड करा सेंटेंस को, फिर अरेंज करा, और उसी के बेसिस पर यू गोट 5 क्वेश्चंस। नाउ टेल मी व्हाट इज द गारंटी कि इस साल भी सेम पैटर्न से ही क्वेश्चन आएगा? क्या पता ये 5 क्वेश्चन 5 अलग अलग सेंटेंस अरेंजमेंट की फॉर्म में आ गए फिर। ओके, अगर आप में से किसी ने एग्जाम्स दिए होंगे एसएससी के मेंस के एग्जाम, या कोई बैंकिंग का एग्जाम, या सीडीएस का एग्जाम, तो वहाँ पे ये सेंटेंस अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। ये मत सोचिए कि एक क्वेश्चन इस बार आया उसी के ऊपर 5 क्वेश्चन आ गए तो आप इजीली कर लोगे। और एक बात और, अगर एक क्वेश्चन इसमें पैटर्न गलत हो गया, फर्स्ट की जगह आपने थर्ड को रख दिया, तो बस फिर 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली गलत। समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। ओके, थर्ड पार्ट में क्या आया था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड पार्ट। ए हमारा हो गया है, ये वाला पार्ट हमारा हो गया, अब 3 बचे हैं, राइट? सी सबसे लास्ट में था, डी उससे पहले था, बी आएगा सेकंड, मतलब ए ई, फिर आएगा हमारा बी डी और सी। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा आएगा ये वाला। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में कि थर्ड पार्ट पे क्या है हमारा, ये बी वाला, ठीक है? बी का मतलब सेकंड ऑप्शन, सो सेकंड बी पार्ट आएगा। ओके, ऑप्शन बी आपका आएगा थर्ड पार्ट पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ स्टेटमेंट। अब ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी, और फोर्थ स्टेटमेंट थी हमारी ऑप्शन डी या ऑप्शन 4, ये आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन में। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ स्टेटमेंट। तो फिफ्थ स्टेटमेंट थी हमारी ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी इन द सेंस, हाँ सी ऑप्शन, सी पार्ट। ये था ना हमारा अरेंजमेंट, ए ई बी डी और फिर सी, ठीक है? सो फिफ्थ पार्ट में हमारा था सी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस सेंटेंस अरेंजमेंट। अब ये स्लाइड जो मैंने ब्लैंक रखी है, ये जानबूझ के रखी है, थोड़े से आपको यहां पे मैं करवाऊंगा ग्रामर के रूल। इज दैट क्लियर? ग्रामर के रूल्स करेंगे हम यहां पे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब कुछ बड़े बेसिक से रूल हैं, इवन तो मैं क्लासेस लूंगा आपकी, बट कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको आने चाहिए और पता होने चाहिए कि कहाँ पे क्या रूल लगेगा, और ये रूल अगर लगा है तो यहाँ पे आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे कि गलती क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला आइदर के साथ में हमेशा और आएगा, ठीक है? अब एग्जाम्पल देखिए इसका, मैंने बोला आइदर राम और श्याम
आइदर राम और श्याम is going to attend पार्टी, कि या तो राम या श्याम दोनों में से कोई एक जाएगा या फिर दोनों में से कोई एक जा रहा है पार्टी अटेंड करने के लिए। तो आइदर जो होता है ये होता है पॉजिटिव सेंस में यूज, ठीक है। आइदर राम और श्याम इज गोइंग टू अटेंड पार्टी। नेक्स्ट इसी के एग्जांपल देखो, यहां पे क्या था, ये भी सिंगुलर था मेरा, ये भी था सिंगुलर और श्याम भी था सिंगुलर, तो मैंने वर्ब भी लगाई सिंगुलर। इतनी सी बात समझ आए, इसको लिखते चलना प्लीज। मैंने एक एग्जांपल और लिया, मैंने बोला आइदर राम और his family members तो यहां पे वर्ब कैसी आएगी, going to attend party। बताइए मुझे, आइदर राम और his family members डैश गोइंग टू अटेंड पार्टी। याद रखिएगा, हमें हमेशा नियर बाई ऑब्जेक्ट को या फिर नियर बाई सब्जेक्ट को, नोट ऑब्जेक्ट को, नियर बाई सब्जेक्ट को फॉलो करना होगा आइदर और के केस में, और एक आता है हमारा नाइदर नोर। इनको प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। हमें नियर बाई कौन सा होगा, नियर बाई मतलब जो सेकंड नंबर पे आएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमें इसको देखना पड़ेगा। फैमिली मेंबर नहीं आएगा, फैमिली मेंबर्स आएगा, ठीक है। आइदर राम और हिज फैमिली मेंबर्स, तो यहां पे आएगा मेरा आर गोइंग टू अटेंड पार्टी। आइदर राम और हिज फैमिली मेंबर्स आर गोइंग, तो हमें नियर बाई जो इसका सब्जेक्ट था वो प्लूरल है, तो मुझे वर्ब भी यूज करनी पड़ी प्लूरल। सो बात अब ये है, इसको मैं करता हूं इरेज। ठीक है, कि नाइदर नोर होता है नेगेटिव के लिए यूज, दोनों में से कोई नहीं, और हां ये दोनों के लिए यूज होता है, फॉर टू, राइट। दोनों, नाइदर भी आइदर भी, दो के लिए यूज होता है, बट आइदर किस लिए यूज होगा, दो में से कोई एक, और नाइदर दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। और याद रखिएगा, वर्ब विल फॉलो नियर बाय सब्जेक्ट, वर्ब विल फॉलो नियर बाय सब्जेक्ट। बात समझ आई क्या, वर्ब विल फॉलो नियर बाय सब्जेक्ट। तो नियर बाय सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, जो वर्ब के पास वाला पड़ेगा, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर मेरी वर्ब आएगी, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी प्लूरल आएगी। इज दैट क्लियर, इतनी सी बात समझ आई। इसको लिख लीजिएगा प्लीज, आइदर के साथ हमेशा और आएगा, नाइदर के साथ हमेशा नोर आएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब याद रखिएगा, एक और दिखता हूं आपको, एज वेल एज, अलोंग विद, एज वेल एज हो गया, अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया। इनके बाद अगर जो मेरी वर्ब आएगी, वर्ब विल फॉलो फर्स्ट सब्जेक्ट, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन सब के बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगी। मैंने अगर बोला, एग्जाम्पल से क्लेरिफाई करता हूं इसको, मैंने बोला
राम एज वेल एज हिज फैमिली मेंबर्स, Ram as well as his family members is, ठीक है, going to party. Ram as well as his family member, कि राम अपनी फैमिली के साथ, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो मैं ऐसे बोलूंगा ना कि राम अपनी फैमिली के साथ में पार्टी में जा रहा है, नोट पार्टी में जा रहे हैं। राम अपनी फैमिली के साथ पार्टी में जा रहा है, नोट जा रहे हैं। तो यही डिफरेंस इंग्लिश में लेके आओ। राम एज वेल एज, कि राम के साथ में जा रहे हैं वो, राम एज वेल एज हिज फैमिली मेंबर्स इज गोइंग टू, या राम अलोंग विद हिज फैमिली मेंबर्स इज गोइंग टू, राम टुगेदर विद हिज फैमिली मेंबर्स इज गोइंग टू। ये बात समझ आ रही है क्या? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता ही मिलता है हमेशा, ठीक है। आइदर और, नाइदर और, बात समझ आई कैसे यूज करना है इसका? एक मिनट, इसको मैं कर रहा हूं इरेज। अभी मैंने बोला कि नाइदर होता है नेगेटिव के लिए यूज, मैं बोलता हूं neither of the two students, neither of the two students is present, ठीक है। अब neither होता है दो के लिए यूज, और मैं यहां पे बोलना चाहता हूं, आप बोलोगे सर यहां पे स्टूडेंट्स है, वर्ब आपने लगा दी सिंगुलर। दिमाग में क्वेश्चन खटका कि नहीं, कि यहां पे तो ये आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, और यहां पे आपने लगा दिया सिंगुलर वर्ब, तो ये कैसे चलेगा फिर, है ना। तो यहां पे याद रखिए कि मैं नाइदर की बात कर रहा हूं यहां पे, और मैं नाइदर का मतलब क्या है कि भाई दोनों में से कोई भी नहीं आया है, कि नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, कि दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो कोई भी, तो मैं इस इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे इज का यूज करूंगा। वैसे ही अगर मैं बोलूं, मैं बोलता हूं आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, सेम, कि दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, ठीक है। तो तब हमें यहां पे समझना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, विद एग्जांपल समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि यहां पे इनको प्रैक्टिस करिएगा। बेसिक्स में आने, जो भी बेसिक्स हैं आपके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएं विदाउट एनी अदर डाउट, राइट। तो ये नाइदर और आइदर का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अलोंग विद एज वेल एज का और अलोंग विद का, टुगेदर विद का भी क्लियर हो गया होगा। कुछ और वर्ब्स देखिए हमारी जो पेयर में रहती हैं। नो सूनर, नो सूनर के साथ में आता है देन, याद रखिए देन, नोट देन। ये देन हम करते हैं यूज कंपेयर के लिए, और ये देन का यूज हम करते हैं, इसका मतलब होता है तब। तो नो सूनर अपने साथ लेता है देन, हार्डली, या फिर स्कार्सली अपने साथ लेता है व्हेन। हार्डली और स्कार्सली अपने साथ लेगा व्हेन, नो सूनर देन और ये लेगा व्हेन, ठीक है। हार्डली और स्कार्सली, बात समझ आई? ठीक है, इनको डेप्थ में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आपको मैं आज आइडिया दे रहा हूं। ओके, ये बात समझ आ गई। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल देखिए, एवरीवन, एवरीथिंग,
anyone, anything, ठीक है, no one, nothing, nobody, everybody भी कर लो इसमें, ठीक है, everybody, यहां पे भी कर लो anybody। इन सब के बाद में आपकी जो वर्ब आएगी वर्ब कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर। इन सब के बाद में जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, याद रहेगा। इतनी सी बात समझ आई क्या सबको? बताइए फटाफट से, इनको नोट डाउन करते चलिएगा प्लीज, ठीक है। ये अल्टीमेटली आपके नोट्स की फॉर्म में आपको बनाने हैं, ठीक है। और रूल भी देख लेते हैं फटक से, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब ये हमारे कुछ कॉमन रूल्स हो गए जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारे कुछ कॉमन रूल्स, ठीक है। अब आर्टिकल्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करते हैं। आर्टिकल्स का, आर्टिकल्स में क्या होता है, दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, राइट। हमारे डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है द, इनडेफिनेट में आता है हमारा एक ए और एन। अब कैसे समझेंगे कि इनडेफिनेट कहां पे यूज होगा, डेफिनेट कहां पे यूज होगा। लेट अस सपोज मैं किसी बच्चे को हिंट कर रहा हूं कि मुझे वहां पे रखा हुआ पेन, कोई ब्लैक पेन है, कोई ब्लू पेन, रेड पेन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैं उस पेन की तरफ हिंट कर रहा हूं और मैं बोलता हूं प्लीज पास मी और प्लीज गिव मी दैट, या प्लीज गिव मी द पेन विच इज ऑन द टेबल। प्लीज गिव मी द पेन, मैं उस पेन की बात कर रहा हूं, हो सकता है वहां पे और भी पेन हो, मैं उस पेन के बारे में बात कर रहा हूं जो टेबल पर रखा हुआ है। प्लीज पास मी द रेड पेन विच इज इन या विच इज ऑन द टेबल, सेम चीज। प्लीज पास मी द बुक विच इज ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क, कुछ भी हो सकता है। जहां पे डेफिनेट चीज के बारे में बात करूंगा वहां पे द आएगा, ठीक है, वहां पे द आएगा। याद रखिए द एक्सेप्शंस, याद रखिए इंग्लिश में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस है और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया डेफिनेट इनडेफिनेट। और हाँ, एन को बच्चे ट्राई करते हैं, मुझे बताइए यूरोपियन के साथ में एन आएगा क्या? क्या इसके साथ में एन आएगा? बताइए, ए आएगा या एन आएगा? ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज कमेंट करिए इसमें, ठीक है। यूरोपियन के साथ में एन आएगा कि ए आएगा? इसमें ए और एन किसके साथ? यूनिवर्सिटी, बताइएगा। ए और एन, ईयर, ठीक है, ए या फिर एन विद आउल। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता हूं। आप कहां पे आइडेंटिफाई करेंगे कि ए आएगा या एन आएगा? यू विल ऑलवेज फोकस ऑन वोवेल साउंड। मैंने यहां पे वोवेल साउंड लिखा है, नोट वोवेल। वोवेल साउंड का मतलब है अ, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और बड़ा ओ। जब ये आपको साउंड मिलेगा, इसको रट लीजिए, ये जब ये आपको साउंड मिलेगा तभी आप वहां पे एन का यूज करेंगे, ठीक है। जब आपको ये वोवल साउंड अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ये साउंड मिलेगा तभी आप वहां पे
एन का यूज करेंगे। अब ये 4 क्वेश्चंस हैं, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, ईयर और आउल। मुझे आप बताएंगे इसमें से किस किस के साथ एन आएगा, किसके साथ में ए आएगा। आई विल वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और एक द से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट रूल, वैसे हम थोरोली कवर करने का ट्राई करेंगे, बट मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको रेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ इसको क्लास को आप जो भी मिलेगा आपको लिखा हुआ स्पेशली उसको स्क्रीनशॉट लेके या उसको टू दी पॉइंट साथ में ही नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। ओके, देखिए द का यूज हम करते हैं, एक मिनट, द का यूज आपका होता है माउंटेन रेंजेस के साथ में, माउंटेन रेंजेस के साथ में। सेकंड, रिवर्स के नेम के साथ, ठीक है। नेम ऑफ गल्फ्स, जिसको हम बोलते हैं खाड़ियां, एक्सेप्शनल लिख लो इसमें, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है इसमें, गल्फ ऑफ हडसन, दिस इज योर एक्सेप्शन। इसके साथ में द का यूज नहीं होता, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द नाइल, है ना, इन सब के साथ में, रिवर्स के साथ में। माउंटेन की रेंजेस मैंने बोला है, मैंने माउंटेन की रेंजेस का मतलब क्या है, रेंजेस, रेंजेस का मतलब जैसे कि हो गया हिमालयाज, ठीक है, माउंट आल्प, ये जैसे देखो एंडीज हो गया, एंडीज भी क्या है, पर्वत, एक रेंज है। मैंने माउंटेन की रेंजेस की बात करी है, इनके साथ में आएगा द हिमालयाज, द एंडीज, बट नोट विद पीक्स, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं माउंट एवरेस्ट, इसके साथ में द नहीं आएगा, माउंट एवरेस्ट के साथ में द नहीं आएगा, ठीक है। पीक्स के साथ में हम द का यूज नहीं करते, ओनली माउंटेन रेंजेस के साथ में द का यूज करते हैं, याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेम ऑफ रिवर्स के साथ हमेशा द लगेगा, ठीक है। डायरेक्शंस के साथ में द लगेगा, जब हम डायरेक्शंस की बात करेंगे, एक्सेप्शंस भी बताऊंगा इसकी मैं आपको, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स से आर्टिकल से रिलेटेड। नाउन, ठीक है, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा प्लूरल वर्ब, राइट। थोड़ा सा टेंसेस को भी पढ़ लीजिएगा, बाकी हम करेंगे इनको सारा डेप्थ में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। बात समझ आई। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आपको करने हैं, एंड अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिएगा, साथ में पढ़ लीजिएगा, और अगले सेशन में कुछ नया, कुछ अच्छा आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये चीज़ें जो आज हमने करी हैं एडिशनल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको एक बार अच्छे से अपने नोट्स में मेंटेन करिए और इनको रिवाइज करिए थोरोली, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन पसंद आया होगा, ओके। और इसी तरह के नए नए सेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो बी विद अस टिल योर एग्जाम एंड सी द चेंज within your preparation, okay. So let us wrap up our today's session. Thank you so much for being patient and for your involvement, ठीक है। I wish you all the best for your examination and उम्मीद करता हूँ आप अपनी लाइफ में अच्छा ही करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।